हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एजुपुर। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो बीए थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है। ये पेपर सेकंड से रिलेटेड वीडियो है। पेपर का नाम है सामाजिक मानवशास्त्र, यानी ये सोशियोलॉजी विषय की वीडियो है। आज का हमारा टॉपिक है जनजाति विवाह, परिवार एवं नातेदारी, यानी ये चैप्टर का नाम है आपके, जिसमें कि आज की हम वीडियो में जनजाति विवाह के बारे में डिटेल में बात करेंगे। जनजाति विवाह क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, इसकी अवधारणा क्या है। तो और नेक्स्ट वीडियो में हम परिवार एवं नातेदारी के बारे में बात करेंगे। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है और टॉपिक भी बहुत इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो एकदम लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जनजातियों में विवाह के स्वरूप। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि जनजाति क्या है। तो यानी जनजातियों से आप क्या समझते हैं। तो भारत एक ऐसा देश है जो विविधता से परिपूर्ण है, यानी यहाँ विविधता में एकता पाई जाती है। तो हमारे देश की एक विशेषता ये है कि कुछ विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्रों में ये बटा हुआ है और सभी की अपनी अपनी अलग विशेषताएं भी हैं, तो जिनका प्रभाव उस क्षेत्र में बसे निवासियों में दिखाई देता है। भारत के इन विभिन्न क्षेत्रों में अनेक ऐसे मानव समूह निवास करते हैं जो कि आज की सभ्यता के आदिम स्तर या मानव स्तर पर हैं। ये प्राय सभ्य समाज से दूर जंगली, पहाड़ी या पठारी क्षेत्रों में रहते हैं और प्रत्येक क्षेत्र में अत्यधिक पिछड़े हुए होते हैं, यानी सुख सुविधाओं से बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए होते हैं। इसलिए इन्हें जनजाति भी कहा जाता है, क्योंकि ये ऐसे एरिया में रहते हैं जो जंगली हो, पहाड़ी हो, पठारी क्षेत्र हो। ठीक है, तो इन्हें कई नामों से भी पुकारा जाता है, जैसे कि वन्य जाति, आदिवासी, जनजाति, इन सभी नामों से इन्हें संबोधित भी किया जाता है। हाँ, यदि भारतीय संविधान की बात करें तो हमारे संविधान में ऐसे लोगों को अनुसूचित जनजाति कहा गया है, और अन्य लोग इन्हें पिछड़े हुए हिंदू के शब्द से भी जानते हैं। आदिम स्थानीय समूह के किसी भी संग्रह को जो कि एक समान क्षेत्रों में रहता हो, एक सामान्य भाषा बोलता हो और एक समान संस्कृति का अनुसरण करता हो, एक जनजाति कहते हैं। यानी ऐसे लोग जो किसी एक निश्चित स्थान पर रहते हैं, निश्चित भाषा का मतलब सभी लोग एक भाषा का यूज़ करते हैं, सभी की संस्कृति भी एक हो, सभी एक ही संस्कृति और रिचुअल सबका अनुसरण करते हो, तो ऐसे लोगों को जनजाति कहा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं जनजातियों में विवाह के स्वरूप के बारे में। यानी जनजातियों में यानी ऐसी जाति जो किसी पार्टिकुलर स्पेस मतलब जगह पर रहती हैं, पार्टिकुलर संस्कृति का अनुसरण करते हैं, उनमें जो विवाह का है, वो विवाह का स्वरूप है, वो किस प्रकार का होता है। जनजाति विवाह के स्वरूप के बारे में यदि बात करें तो पति व पत्नी की संख्या के आधार पर मानव शास्त्री ने विवाह के 3 स्वरूप का उल्लेख किया है। एक विवाह, बहुपत्नी विवाह या फिर बहुपति विवाह। एक विवाह की प्रथा सभी समाजों का एक नैतिक मापदंड माना हुआ है, जबकि बहुपत्नी विवाह औद्योगिक युग में पहले तक संसार के सभी समाजों में किसी रूप में अवश्य पाए जाते थे। जनजाति समाज की यह विशेषता है कि इन दोनों स्वरूपों के अतिरिक्त यहाँ बहुपति विवाह का भी प्रचलन पाया जाता है, जिसकी साधारणतः सभ्य समाज में कल्पना नहीं की जा सकती। यानी आदिम समाज में 3 तरह के जो विवाह के स्वरूप है वो पाए जाते हैं। पहला एक विवाह, यानी एक पत्नी और एक पति। ठीक है, दूसरा बहुपत्नी विवाह, यानी एक पति की कई सारी बीवियां होती हैं। तीसरा है बहुपति विवाह, यानी एक पत्नी के कई सारे पति होते हैं। तो यदि आज के युग की बात करें तो एक पत्नी विवाह या एक पति विवाह या फिर बहुपत्नी विवाह का प्रचलन तो देखने को मिलता है, लेकिन जो बहुपति विवाह है ये सभ्य समाज में मतलब बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन जनजातीय समाज में इनका स्वरूप पाया जाता है, लेकिन सभ्य समाज में इनकी कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि समाज ऐसे प्रथाओं को, ऐसे रिचुअल्स को एक्सेप्ट नहीं करता कि एक पत्नी के कई सारे पति हो, कई सारे पुरुष से उनका संबंध हो। तो सभ्य समाज में ऐसे जो स्वरूप है उनका एक्सेप्टेशन नहीं होता, उन्हें स्वीकारा नहीं जाता। कुछ मानवशास्त्री ने विवाह के एक अन्य रूप में समूह विवाह का भी उल्लेख किया है, लेकिन व्यवहार में विवाह का भी यह रूप अब संभवतः प्राप्त नहीं है। यानी कुछ लोगों ने समूह विवाह का भी उल्लेख किया है, लेकिन आज के दौर में ये नहीं देखने को मिलता है। तो इस प्रकार में कह सकते हैं कि जनजाति में जो विवाह का स्वरूप है, अगर उसके प्रश्न की बात करें तो ये निश्चित है कि कोई विवाह का कोई ना कोई स्वरूप प्रत्येक समाज में पाया जाता है। तो बहुत सी जनजातियों में आर्थिक जीवन विषम लिंगी के बीच सहयोग और श्रम विभाजन पर आधारित होता है। तो इस आर्थिक जीवन को सबल बनाने के लिए स्थायी सामाजिक प्रबंधन को, यानी विवाह के जो बंधन है उसे मजबूत बनाने के लिए होता है। यदि जनजातीय विवाह के स्वरूप की बात करें तो पहला है एक विवाह,
एक विवाह पारिवारिक जीवन का सर्वोत्तम आधार है, यानी एक विवाह को जो पारिवारिक जीवन होता है उसका सर्वोत्तम आधार यानी बेस्ट बेस कहा जाता है। वेस्ट मॉक का यह मत है कि परिवार की उत्पत्ति एक विवाह के नियम से ही आरंभ हुई है। अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज में आपने यह स्पष्ट किया कि विवाह के अन्य सभी स्वरूप सामाजिक नियमों का एक अस्थायी उल्लंघन मात्र है। यदि सर्वव्यापी नियम के रूप में कि सभी सभ्य और जनजातीय समाजों में विवाह की कोई प्रथा स्थायी रही, तब वह एक विवाह की प्रथा ही है। यानी वेस्टरवॉक ने अपनी पुस्तक द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज में ये स्पष्ट किया कि संपूर्ण समाज की जो स्थापना का आधार वो एक विवाह होना चाहिए। अन्य जो भी स्वरूप है वो एक सामाजिक नियमों का एक अस्थायी उल्लंघन है, उसे सभ्य समाज की उसके द्वारा हम परिभाषा नहीं कर सकते, क्योंकि समाज का मुख्य और सर्वश्रेष्ठ आधार एक विवाह है। तो कहा कि यदि सर्वव्यापी नियमों के रूप में सभी सभ्य और जनजातीय समाज विवाह की कोई प्रथा स्थायी रह सकती है तो वो एक विवाह प्रथा ही है। तो इस प्रकार एक विवाह वो नियम है जिसके अंतर्गत एक जीवन साथी के जीवित रहते हुए कोई स्त्री अथवा पुरुष दूसरा विवाह नहीं कर सकता। तो भारत की अधिकांश जनजाति में विवाह का यही नियम पाया जाता है। एक विवाह के कारण के पीछे जो परिस्थितियाँ होती हैं वे बहुत ज़्यादा विशाल होती हैं। बहुपत्नी विवाह यानी एक पति की कई सारी बीवियाँ जो होती हैं उसके बारे में बात कर जा रही। तो बहुपत्नी विवाह वह प्रथा है जिसके अनुसार एक पुरुष को अपनी पहली पत्नी के जीवित रहते हुए भी अन्य स्त्रियों से विवाह करने की छूट होती है। यह प्रथा समानता उन्हीं जनजातियों में प्रचलित है जिनकी आर्थिक स्थिति अपेक्षाकृत अधिक अच्छी होती है। यानी आज के महंगाई के दौर में अपने छोटे से परिवार को भी चलाना बहुत मुश्किल काम है। तो बहुपत्नी का जो एक पति कई सारी पत्नियों के साथ विवाह करता है, तो ये प्रचलन ज़्यादातर उच्च वर्ग के लोग हैं या फिर जो बहुत ज़्यादा रिच हैं वो लोग करते हैं, क्योंकि वो अपने एक पत्नी के साथ साथ सभी की ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं, उनकी आवश्यकताओं को वहन कर सकते हैं। तो जो आर्थिक इकोनॉमिकल जिसकी कंडीशन बहुत अच्छी होती है, ऐसे लोग ही बहुपत्नी विवाह करते हैं। पत्नी विवाह करने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि अगर किसी जनजाति में स्त्रियां ज़्यादा हैं और पुरुष का अनुपात कम है, तब भी तो बहुपत्नी विवाह हो जाता है। इसी तरह बहुपति विवाह की यदि बात करें तो एक स्त्री द्वारा एक ही पति के जीवित होते हुए अन्य पुरुषों से भी विवाह करना अथवा एक समय पर ही 2 से अधिक पुरुषों से विवाह करना बहुपति विवाह कहलाता है। अब बात करते हैं जनजाति जो जनजाति लोग हैं उनमें जीवन साथी चुनने के तरीके कौन कौन से होते हैं। अभी तक तो हमने बात की कि जनजाति जो समूह है उनमें विवाह का क्या स्वरूप प्रचलित है, किन किन स्वरूपों में विवाह होता है। अब बात करते हैं कि उनमें जीवन साथी चुनने के कौन कौन से तरीके बहुत ज़्यादा प्रचलित हैं। पहला है परिवीक्षा विवाह। तो इस प्रकार के विवाह में होने वाले वर वधू एक दूसरे को भलीभांति समझने के लिए एक साथ रहने का अवसर प्रदान किया जाता है। अब बात करते हैं जनजातियों में जीवन साथी चुनने के तरीकों के बारे में। अभी तो हमने बात की कि जनजाति समूह में विवाह के कौन कौन से स्वरूप प्रचलित है। बात करते हैं जीवन साथी चुनने के कौन कौन से तरीके बहुत ज़्यादा प्रचलित है। पहला परिवीक्षा विवाह। तो इस प्रकार के विवाह में होने वाले वर वधू एक दूसरे को भलीभांति समझने के लिए एक साथ रहने का अवसर प्रदान किया जाता है। यदि वे इस परिवीक्षा काल के पश्चात विवाह करना चाहते हैं तो उनका विवाह कर दिया जाता है, लेकिन यदि दोनों अनुकूलन न होने की दशा में पृथक हो जाते हैं तो युवक को कन्या के माता पिता को कुछ हर्जाना देना पड़ता है। विवाह की यह प्रथा केवल असम की कुकी जनजाति में प्रचलित है। यानी जो ये परिवीक्षा विवाह है इसमें शादी से पहले वर और वधू को एक दूसरे के साथ रहने का अवसर मिलता है। यानी वो एक दूसरे के साथ जैसे कि एक नॉर्मल पति पत्नी आपस में रहते हैं उस तरह से रहते हैं, एक दूसरे को समझते हैं। यदि दोनों में कंपैटिबिलिटी नहीं होती है, अनुकूलन नहीं होता है, तो वो अपनी इच्छा के अनुसार सेपरेट भी हो जाते हैं। शादी करना न करना उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो यदि युवती और युवता या फिर वर या वधू एक दूसरे के साथ जीवन व्यतीत नहीं करना चाहते, शादी नहीं करना चाहते, तो युवक को कन्या के माता पिता को कुछ हर्जाना देना पड़ता है। आज के सभ्य समाज में ऐसी प्रथा प्रचलित नहीं है, लेकिन आसाम के कुछ जगह पे कुछ जनजातियों में ये प्रथा चली आ रही है। नेक्स्ट है अपहरण विवाह, मैरिज बाय कैप्चर। इस प्रकार की विवाह पद्धति में पुरुष स्त्री को बलपूर्वक छीन लेता है और उसे अपनी पत्नी बना लेता है। बलपूर्वक छीनकर विवाह करने की पद्धति विशेष रूप से छोटा नागपुर के हो, गोंडा, खरियत, संथाल, मुंडा, बिरोर, भील और नागा जनजाति में प्रचलित है। यानी कि अगर फोर्सफुली मैरिज करना, कोई लड़का अगर किसी लड़की को पसंद करता है तो उसे अपहरित कर लेता है, कैप्चर कर लेता है और फोर्सफुली उससे मैरिज कर लेता है।
तो उस आजकल के सिविलाइजेशन वाले दौर में ऐसी प्रथाएं प्रचलित नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे जो जनजातीय समूह है ना, यानी उन्हें जनजाति क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो पिछड़े हुए हैं, वहाँ पर शिक्षा नहीं पहुँची है, ठीक है, वहाँ पर सुविधाएं नहीं है, वहाँ पर सिविलाइजेशन नहीं हुआ, उनका समाजीकरण नहीं हुआ है, वे सब नहीं है, इसलिए इस तरह की प्रथाएं वहाँ आज भी प्रचलित है। लेकिन हमारे ये सिविलाइज समाज में या फिर हमारे सभ्य समाज में ऐसी प्रथाएं का प्रचलन नहीं, क्योंकि हम पढ़े लिखे, हमारे बीच शिक्षा का प्रसार है, हमें सही गलत उचित अनुचित का फर्क आता है। तो इसीलिए ऐसे समूह को जो ऐसे पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं, जहाँ की भौगोलिक स्थिति, जहाँ की भाषा, जहाँ कल्चर बहुत अलग है, जहाँ पे वो फैसिलिटीज़ नहीं पहुँच पा रही, वो सुख सुविधा नहीं पहुँच पा रही, इसीलिए ऐसे लोगों को जनजाति समूह कहा जाता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए होते हैं। तो अपहरण विवाह भी वहीं प्रचलित होता है। नेक्स्ट, विनिमय विवाह, मैरिज बाय एक्सचेंज। तो इस प्रकार के विवाह लगभग सभी जनजातियों में पाए जाते हैं। इस प्रकार की पति के अनुसार पति अपनी बहन का या अन्य किसी संबंधित स्त्री का पत्नी के परिवार के किसी पुरुष के साथ विवाह कर देता है। इस प्रकार पत्नी के बदले अपने परिवार की लड़की देनी पड़ती है। ऑस्ट्रेलिया में बहन देकर पत्नी लेने की प्रथा समान है, यानी एक्सचेंज विवाह, जैसे कि आप अपनी बहन की शादी अपनी पत्नी के भाई से करा रहे हैं, या फिर अपनी बहन के पति की बहन से आप शादी कर रहे हैं, तो ये जो एक्सचेंज होता है ना, कि यानी कि अदल बदल हो जाता है, इधर की बेटी उनके घर में शादी हो गई, उनके घर की बेटी की इधर शादी हो गई। तो ये जो एक्सचेंज हुआ, ये आज भी हमारे सिविलाइजेशन वाले सोशल मतलब समाज में भी पाई जाती है। ऑस्ट्रेलिया में बहन देकर पत्नी लेना या फिर अदले बदले में शादी करने की प्रथा सामान्य है, यानी वहाँ नेचुरल ऐसा होता है। वहाँ परीक्षा विवाह, मैरिज बाय ट्रायल। इस प्रकार के विवाह में पुरुष के शौर्य और साहस की परीक्षा ली जाती है। इस प्रकार के विवाह का बड़ा स्पष्ट रूप गुजराती भीलों में पाया जाता है। होली के अवसर पर उनमें गोल गोखेड़ो नामक उत्सव मनाया जाता है। इस समय एक लंबे खजूर के पेड़ पर नारियल तक गुड़ बांध दिया जाता है। पेड़ के नीचे कुछ कुंवारी युवतियां एक गोला बना लेती है तथा कुंवारी उस गोले को तोड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ने की चेष्टा करता है। यदि इस प्रयास में युवक सफल हो जाता है तो उसे यह अधिकार होता है कि वह किसी भी युवती से जो गोल में थी विवाह कर सकता है, जबकि युवतियां युवक के प्रयत्नों में विभिन्न प्रकार के रोड़े अटकाती हैं, किंतु सफल होने पर युवक किसी भी युवती से विवाह कर सकता है। यानी क्या होता था इस परीक्षा विवाह में कि एक नारियल के पेड़ के मतलब बांध दिया जाता था, खजूर का पेड़ या फिर नारियल के पेड़ में गुड़ बांध दिया जाता था, और नीचे जो भी जिन लड़कियों का विवाह करना है उनको बैठा दिया जाता था। जब लड़का उन पेड़ पर चढ़ जाता था तो वो अगर चढ़ने में सफल हो गया तो वो जिससे भी चाहता था उसकी शादी करवा दी जाती थी। तो इस प्रकार से नेक्स्ट है क्रय विवाह, मैरिज बाय परचेस। इस प्रकार के विवाह में वधु प्राप्त करने के लिए वधु के माता पिता या उसके रिश्तेदारों को कुछ धनराशि वधु मूल्य के रूप में देनी होती है। भारत में लगभग सभी जनजातियों में वधु मूल्य की प्रथा है, विशेषकर नागा, गोंड, संथाल, ओराव, हो, खारिया, कुकी, भील आदि में क्रय विवाह की प्रथा, यानी पैसा देकर वधु खरीदना। इस तरह के विवाह भारत के बहुत सारे जनजाति समूह में प्रचलित है। नेक्स्ट है सेवादारा विवाह। चूंकि वधु मूल्य प्रथा ने अनेक जनजातियों में गंभीर समस्या उत्पन्न कर दी, जिसका हल सेवा विवाह के द्वारा निकाला गया। इस प्रकार की पत्ति में जो पुरुष कन्या मूल्य नहीं चुका पाता वह कन्या के पिता के घर रहकर कार्य करता है और उसी सेवा को कन्या मूल्य समझकर एक निश्चित समय के बाद माता पिता अपनी लड़की का विवाह उसके साथ कर देते हैं। ये क्रय विवाह जिसमें वधु को प्राप्त करने के लिए वर पक्ष के लोग मूल्य अदा करते हैं और शादी करते हैं। तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जो मतलब क्रय नहीं कर पाते, परचेस नहीं कर पाते। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो वर होता है वो वधु के घर में सेवक के रूप में कार्य करता है और जो भी मतलब अमूमन धनराशि जो तय की गई है जब तक अदा नहीं हो जाती उसके कार्यों के द्वारा, उसकी सेवा के द्वारा, तब तक मतलब वधु का विवाह वर से नहीं किया जाता। जब ये धनराशि की अदायगी के मुताबिक वो मतलब सेवा कर देता है तब लास्ट में क्या होता है कि वधु और वर की शादी करा दी जाती है। तो सेवा द्वारा विवाह भी होता है। नेक्स्ट है सहमति या सह पलायन विवाह। इस प्रकार की विवाह की प्रथा बिहार की हो तथा राजस्थान भील जनजाति में पाई जाती है। यदि युवक और युवती परस्पर विवाह करने के लिए पूर्णतः तैयार हो लेकिन उनके माता पिता अन्य जनजातीय नियमों के कारण उनमें इस विवाह की अनुमति न मिल पा रही हो तब वे अपने गांव से दूर रहकर किसी जंगल अथवा बस्ती में पलायन कर जाते हैं और यहाँ वे तब तक रहते हैं जब तक उन्हें माता पिता से विवाह की अनुमति न मिल जाए।
अथवा उनमें संतान ना हो। संतान होने के बाद उन्हें घर लौटने पर कुछ यातनाएं भले ही मिली, लेकिन अंत में उनके विवाह को मान्यता मिल जाती है। यानी सहमति सहपलायन में, यानी घर छोड़ के भाग गए और साथ में रहने लगे। फिर जब लौट कर आए तो माता पिता ने या तो शादी करा दी, या फिर फैमिली बढ़ गई तो शादी करा दी, या तो उन लोगों ने शादी कर दी। तो जो शादी मतलब कि कुंवारे युवती और युवता वर वधु भाग के शादी करते हैं, ये उस तरह की शादी है। हठ विवाह, इस प्रकार के विवाह में जब स्त्री किसी पुरुष से विवाह करना चाहे लेकिन प्रेमी विवाह करने से मना कर दे, उस समय युवती उसके घर में घुसकर बैठ जाती है। लड़की के परिवार वाले उससे निकालने का पूरा प्रयास करते हैं। यदि लड़के के माता पिता उससे निकालने में सफल जाते हैं तो लड़के को उस लड़की से विवाह करना ही पड़ता है। विवाह की आपत्ति हो, बिहरोर, ओराव, कमाल, कमार, संथाल आदि पाई जाती है। कमर इसे पैठू विवाह कहते हैं। हठ विवाह यानी अगर लड़की किसी लड़के को पसंद करती है, प्रेम करती है और लड़का शादी करने को तैयार नहीं है तो लड़की घर में घुस जाती है, और अगर लड़के पक्ष के लोग उसे नहीं निकाल पाए तो शादी करवा दी जाती है। निकाल दी जाती है तो शादी नहीं होती है। वैसे हमारे सभ्य समाज में तो ऐसी प्रथाएं नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे पिछड़े वर्ग हैं, पिछड़े जनजाति हैं हमारे भारतवर्ष में, जहाँ ये इस तरह के विवाह का प्रचलन भी है, जो बहुत कम देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से ये जनजाति विवाह से रिलेटेड टॉपिक था, जिनमें जनजाति विवाह के क्या स्वरूप हैं और किन किन तरीक़ों से जीवन साथी चुना जाता है जनजाति समूहों में। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, आपके लिए हेल्पफुल हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। बेल आइकन नहीं प्रेस करेंगे तो आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस भी नहीं मिलेगी। चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिए। बाय बाय।